नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। आप देख रहे हैं कल की तैयारी, ऐसा शो जहां पर हम आपको कल की ट्रेड के लिए बताते हैं मुनाफे के नुस्खे। तो चलिए शो की शुरुआत करते हैं, बताते हैं आपको आज हमारा फोकस किन किन मुद्दों पर है, क्या है आज ऑन द शो। सबसे पहले बाजार में आज की तेजी के पीछे क्या वजह रही, क्या कह रहे हैं टेक्निकल चार्ट्स, बताएंगे आपको। पिछले 5 सालों में कैसा रहा है बाजार और आगे भी क्या हम इसी तरह का ट्रेंड देखेंगे। साथ ही आपको बताएंगे कल की ट्रेडिंग के आइडियाज, दमदार शेयर जो होंगे वीआईपी और आपको कमा कर देंगे मुनाफा। शुरुआत सबसे पहले बाजार में आज हुए कारोबार के साथ, जहां पर आज भी हमने देखा कि दूसरे कारोबारी दिन हमने बाजार की बढ़त कायम देखी। निफ्टी 17 नवंबर 2021 के बाद पहली बार 17,800 के ऊपर बंद होने में कामयाब रहा है। सेंसेक्स भी 672 अंक चढ़कर 59,855 के ऊपर ही बंद हुआ है, यानी 60,000 के आंकड़े से बस कुछ ही अंक दूर है। निफ्टी बैंक में भी लगातार तेजी बरकरार है, 418 अंकों से ज्यादा की तेजी यहां पर दिखाई दी है और निफ्टी के 50 में से 35 शेयरों में आज हमने खरीदारी का रुझान देखा है। लेकिन कुल मिलाकर आज का दिन बाजार के लिए कैसा रहा, किन सेक्टर्स और शेयरों में हमने एक्शन देखा, बता रही हमारी सहयोगी पूजा त्रिपाठी। बाजार में आज लगातार तीसरे दिन हमने अच्छी क्लोजिंग देखी है। बेहतर ग्लोबल संकेत है सुबह और एफआईआई की तरफ से भी जो बाइंग है अब वो शुरू हो चुकी है। एक ट्रेंड रिवर्सल यहाँ पर देखने को मिला, धीरे धीरे बाइंग दिख रही है, तो उसकी वजह से हम देख रहे हैं तमाम फैक्टर्स की वजह से कि बाजार में अच्छी तेजी देखने को मिली है। खबरों के चलते भी हमने देखा कि काफी सारे स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन काफी ज्यादा थे आज के दिन में। अगर निफ्टी की बात करें तो 17,800 के ऊपर की क्लोजिंग दिखी और सेंसेक्स में भी करीब 670 अंकों की मजबूती देखी गई है। बैंक निफ्टी में अब जो तेजी का दौर था वो अब शुरू हो चुका है और 418 अंक की बढ़त के साथ बैंक निफ्टी ने भी क्लोजिंग दी है। आज अगर सेक्टर स्पेसिफिक बात करें तो पावर और सरकारी बैंकों में काफी अच्छी तेजी देखने को मिली है। वहीं फार्मा, रियल्टी और मेटल इंडेक्स में आज के सेशन में दबाव देखने को मिला। टाटा मोटर्स में भी इतने दिनों की जो तेजी थी वहां कहीं ना कहीं ब्रेक लगी और सीएलएसए के डाउनग्रेड के कारण टाटा मोटर्स में भी आज 1.5% की कमजोरी देखी गई है। कुछ और स्टॉक्स जहां पर की तेजी और मंदी थी उसमें निफ्टी में चढ़ने वाले शेयरों पर अगर नजर डालें तो आज मजबूत है एनटीपीसी, ओएनजीसी में 3% की बढ़त थी। एसबीआई और पावर ग्रिड ये कुछ ऐसे स्टॉक्स थे जो कि 2.5% से ज्यादा की मजबूती के साथ आज कारोबार कर रहे थे। गिरने वाले शेयरों में टाटा मोटर्स, कोल इंडिया, सन फार्मा और टाटा कंज्यूमर यहाँ पर आज कमजोरी देखने को मिली है। कुछ सिलेक्टेड सेक्टर्स थे जहां पर कि आज मजबूती काफ़ी थी और उसमें शुगर शेयरों में आज काफ़ी अच्छी तेज़ी थी। घरेलू के साथ ग्लोबल प्राइस भी एक वहां पर भी एक मजबूत ट्रेंड देखा जा रहा है और काफ़ी सारे फैक्टर्स भी थे जिस पर कि हमने आज दिन भर चर्चा किया और उसके चलते आज इन स्टॉक्स में भी तेज़ी देखने को मिली है। बलरामपुर चीनी अपने लाइफ टाइम हाई पर आज कारोबार कर रहा था। द्वारिकेश सुगर, धामपुर और त्रिवेणी इंजीनियरिंग में भी आज अच्छी मजबूती देखने को मिली है। इसके अलावा खबरों के चलते भी काफ़ी सारे स्टॉक्स में एक्शन था। हिंदुजा ग्लोबल सॉल्यूशंस, यहाँ पर कंपनी की बैठक होने वाली है, बोनस इशू पर विचार करेगी, उसके चलते हिंदुजा ग्लोबल सॉल्यूशन में अच्छी तेजी थी। लेमन ट्री होटल्स में एक ब्लॉक डील देखने को मिली गोल्डमैन सैक्स की तरफ से और यहाँ पर भी आज अच्छी बाइंग दिखी है। और इसके अलावा एलेम्बिक फार्मा में भी आज अच्छी मजबूती थी, कंपनी की दवा को मंजूरी मिल चुकी है, इसके चलते एलेम्बिक फार्मा में भी आज अच्छी तेजी थी। तो कुछ खबरों वाले शेयर्स भी आज काफी ज्यादा थे जहां पर की एक्शन काफी था। तो ओवरऑल आज की क्लोजिंग काफी अच्छी थी। लगातार तीसरे दिन हमने देखा कि एक शानदार क्लोजिंग देखने को मिली। चलिए, तो ये तो थी आज के पूरे बाजार की चाल, इनफैक्ट पूरा राउंड अप था। लेकिन अब कल के लिए आपको क्या रणनीति बनानी चाहिए, इसके लिए हमारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। ब्लू ओशन स्ट्रैटेजिक एडवाइजर्स के डायरेक्टर आशीष महेश्वरी है और साथ ही प्रिसीजन टेक्निकल एनालिसिस प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर मंदार जमसांडेकर हमारे साथ हैं। आप दोनों का ही स्वागत है कल की तैयारी में। तो आशीष जी, आपके पास आएंगे। सबसे पहले 60,000 के बेहद करीब कुछ अंक ही रह गए हैं। कल की ओपनिंग आप किन लेवल्स पर देखते हैं? हालांकि ये सवाल मंदार जी पर जाता है, लेकिन उनके पास मैं जाऊंगी ये सवाल लेकर। बाजार की तेजी में कितना दमखम आप देखते हैं? क्या केवल हम ये कह सकते हैं कि एफआईआईज बैक बाइंग के चलते ये दम है और आगे भी शायद ये बरकरार रह सकता है?
तो सिर्फ एफआई दोबारा से छोटी क्वांटिटी में बाइंग करने के लिए बाजारों में आए हैं, उसके कारण से बाइंग मेंटेन्ड है। मेरा मानना है कि जो बाइंग के फैक्टर्स हैं वो काफी डाइवर्सिफाइड फैक्टर हैं। सबसे पहले तो इस क्वार्टर के जो अच्छे नतीजों की एक्सपेक्टेशन में रैली देखने को मिल रही है। जो बजट के महीना रहेगा उसके कारण से भी रैली देखने को मिल रही है। और रिटेल जो निवेशक है या जो ट्रेडर कम्युनिटी है वो भी अच्छी खासी क्वांटिटी में स्टॉक्स बाय कर रहे हैं। तो हम देख रहे हैं कि जो मिड कैप स्मॉल कैप में एक बड़ी रैली पिछले कुछ दिनों की बनी हुई है, तो क्योंकि सिलेक्टिवली स्टॉक्स में अच्छी बाइंग देखने को मिली है। और यदि एफआईज भी अपनी बाइंग दोबारा से शुरू कर देते हैं तो वो लार्ज कैप में फर्दर एक्शन देखने को मिलेगा। तो मेरा मानना है बिल्कुल जनवरी के मंथ में एक हमेशा से अच्छा तेजी का महीना रहा है जब इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स बाजारों में लौटते हैं छुट्टियों के बाद भी, और ऐसा ही इस बार भी हो रहा है। और ये जो बुल ट्रेंड बना हुआ है ये जारी रहेगा। मेरा मानना है सिर्फ एक थोड़ा सा जो एक फैक्टर है कोविड रिलेटेड, उसको बाजार एक दो दिन के अंदर शायद और डिस्काउंट कर देगा। तो इस सप्ताह और अगले सप्ताह दोनों सप्ताहों में मुझे तेजी का मेरा मानना है तेजी बनी रहेगी। बहुत बढ़िया। मंदार जी, ये मुझे बताएं कि आपके टेक्निकल चार्ट्स क्या कहते हैं? निफ्टी में अभी भी क्या बुलिश कैंडल डेली चार्ट के हिसाब से बनी हुई है, और अगर बनी हुई है तो कल ओपनिंग किन लेवल्स पर होने की संभावना है आपकी एनालिसिस के मुताबिक? कविता जी गुड इवनिंग। देखिए निफ्टी ने 17,600 का लेवल ब्रेक करके जो ऊपर की मूव हमें दी है पीछे कल आज और कल में, तो वो एक पॉजिटिव है। एक सिर्फ कंसर्न ये है कि निफ्टी फ्यूचर के अगर वॉल्यूम्स देखते हैं तो वॉल्यूम्स इतने बड़े हुए नहीं हैं, वॉल्यूम्स कम हैं। लेकिन ये मुझे रिलीफ रैली की तरह लगती है क्योंकि जो सपोर्ट मिल रहा है, दो तीन स्टॉक से सपोर्ट मिलता है और मार्केट ऊपर चल रहा है। तो ये जो ट्रेंड है, इस तरीके का ट्रेंड ये आगे भी हमें देखने को मिल सकता है। अगले 2-3 दिन तक ये चालू रहेगा। ऊपर में मुझे लगता है कि 18,000 से लेके 18,400 की लेवल्स हमें दिखने को चाहिए निफ्टी फ्यूचर के केस में। कल का ओपनिंग अगर देखते हैं तो मुझे लगता है कि एक निफ्टी 17,900 के आसपास ओपन होके 18,800 की लेवल ऊपर टच कर सकता है। ये एक स्क्रिप्ट स्पेसिफिक मार्केट है, ऐसी बात है नहीं कि सारे के सारे स्टॉक्स चल रहे हैं। एक गिने चुने स्टॉक्स हैं कि जो निफ्टी, यानी फॉर एग्जांपल आज अगर देखते हैं तो रिलायंस, बैंकिंग में से एसबीआई, एचडीएफसी, ऐसे स्टॉक्स ने मार्केट को सपोर्ट किया है और ये ऊपर चल रहा है। तो ये मुझे लगता है कि और थोड़ा ऊपर चल सकता है। 18,100 से लेके 18,400 तक की अपसाइड हमें निफ्टी में देखने को मिल सकती है। आशीष जी, लगातार हम देख रहे हैं कि बाजार कोविड और जिस तरह की थर्ड वेव हम देख रहे हैं उसको डिस्काउंट कर रहा है। ज़्यादा कंसर्न ना दिखाते हुए खासतौर से पावर और फाइनेंशियल्स में हम देख रहे हैं कि खरीदारी का रुझान बढ़ रहा है। सवाल यहाँ पर यही है कि बाजार को लीड कर रहे इन सेक्टर्स में क्या अभी मौजूदा समय में कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी है? जी बिल्कुल, क्योंकि एक बड़ा बेसिक रीजन ये है कि जो इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ रही है तो उसका बेनिफिट पावर कंपनीज को रहने ही वाला है। दूसरी बात ये है कि जो पावर कंपनियों के वैल्यूएशंस हैं वो अभी भी काफी अट्रैक्टिव हैं दूसरे सेक्टर के कंपैरिजन में। जैसे आप आईटी की बात करें या फार्मा की बात करते हैं तो जहाँ 50-50 प्राइस अर्निंग मल्टीपल एक नॉर्मल नॉर्म बन गया है, तो अभी भी आपको एनटीपीसी, पावर ग्रिड जैसे स्टॉक हैं तो अभी भी आपको जो उनके वैल्यूएशन से काफी अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे मिल रहे हैं। तो बिल्कुल इन स्टॉक्स की तरफ बाइंग देखने को मिल रही है। अब जैसे क्रूड भी $80 तक आ गया ऑलमोस्ट, तो आप देख रहे हैं ओएनजीसी में भी बाइंग देखने को मिला, तो एक वैल्यू बाइंग बिल्कुल देखने को मिल रही है। तो मेरा मानना है यही पावर सेक्टर हुआ या फाइनेंशियल सेक्टर हुआ जहाँ पे पीएसयू बैंक्स और प्राइवेट सेक्टर बैंक दोनों ही है, ये सेक्टर जनवरी के मंथ में ही परफॉर्म करते रहेंगे। इसके अलावा बजट में भी हमेशा प्री बजट बाइंग भी इन सेक्टर्स में देखने को मिल रही है। बैड बैंक रिलेटेड अनाउंसमेंट भी हुए हैं जो फाइनेंशियल सर्विसेज को और एक्टिव रखेंगे। तो ये दोनों ही सेक्टर मुझे अभी अच्छे लगते हैं। अच्छा आशीष जी, आपसे एक सवाल लूंगी। मेटल और फार्मा को अगर हम छोड़ दें, बाकी तमाम सेक्टोरल इंडाइसेस में हमने आज हरियाली देखी है। मेटल और फार्मा में कमजोरी क्या और गहरा सकती है? खासतौर से बाजार बंद होने के बाद कुछ स्पेसिफिक स्टॉक्स को लेकर भी खबर आई है।
अगर उन पर भी अगर आप अपना टेक दे सकें, जैसे कि अगर हम डॉक्टर रेड्डीज की बात करें तो डॉक्टर रेड्डीज को मोलफ्लू 35 रुपए पर कैप्सूल ये लॉन्च करने वाली है। एलेंबिक फार्मा को भी यूएस एफडीए से हरी झंडी मिल गई है दवाई की लॉन्च के लिए। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन फार्मा में और ओवरऑल मेटल और फार्मा में कमजोरी आप कितनी गहराती हुई देख रहे हैं? देखिए, फार्मास्यूटिकल में एक थोड़ा सा इशू है कि जो पिछले साल का हमने रैली देखा, उस रैली को दोबारा से बिल्ट अप या मेंटेन नहीं हो पा रहा है, क्योंकि जो एनालिस्ट कम्युनिटी का मानना ये है कि ये जो भी रैली देखने को मिल रही है या जो डेवलपमेंट है, ये बहुत शॉर्ट टर्म डेवलपमेंट है। हो सकता है 2 महीने के बाद में ये सारी चीजें सबसाइड हो जाए, तो ये इसके रिलेटेड जो पॉजिटिव डेवलपमेंट है उनको इसलिए कैप्चर नहीं किया जा रहा है। और इसके अलावा जो नंबर्स में भी कोई बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट इजाफा हुआ हो फार्मा कंपनीज में, ऐसा भी नहीं है। तो मेरा मानना ये रहेगा कि थोड़ा सा फार्मा सेक्टर को अभी अवॉइड किया जाए। और इसके अलावा मेटल में भी चूंकि जो वॉलिटिलिटी काफी बनी हुई है यहाँ पर प्राइसेस को लेकर, तो इस सेक्टर में भी बहुत अग्रेसिव बेट करने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कि फेरस की बजाय दी नॉन फेरस मेटल्स पे बेट किया जाए, जैसे हिंडाल्को, नैल्को या हिंदुस्तान कॉपर जैसे स्टॉक, तो वहां पर फिर भी बेटर गेन मिल सकता है। पर स्टील को अभी भी थोड़ा सा अवॉइड करने की सलाह है। मंदार जी, आप भी क्या आशीष जी की ही बात को आगे एंडोर्स करेंगे? क्या आपके मुताबिक चार्ट्स भी यही कहते हैं कि फिलहाल इन 2 सेक्टर्स से दूर रहें, या आपको लगता है कि फार्मा में कुछ एक आधा खरीदारी के मौके हैं 3 से 6 महीने के? कविता जी, देखिए, एक्चुअली स्क्रिप्ट स्पेसिफिक मार्केट है, इसलिए मुझे लगता है कि सेक्टर एज ए होल नहीं देखना चाहिए, क्योंकि फार्मा में अगर देखता हूं तो इसमें एलेंबिक फार्मा एक मुझे अच्छी अपॉर्चुनिटी दिखती है, एपीएल लिमिटेड। ये अगर आप चार्ट देखो तो यानी पिछले अगर 6-7 महीनों का अगर चार्ट देखो तो आपको दिखेगा कि 4-5 महीने के कंसोलिडेशन बाद आज ही इसमें एक बढ़िया सा इंटरेस्ट देखने को मिला है। वॉल्यूम्स भी बढ़िया ट्रेड कर रहा है। 820, 825 के आसपास रेजिस्टेंसेस जो बने थे वो ब्रेक करके स्टॉक ऊपर चल रहा है। तो ये मुझे लगता है कि अगले कुछ दिनों तक इसमें एक अच्छा खासा अपमूव देखने को मिल सकता है। इसमें अगर लॉन्ग पोजीशन बनानी हो तो 820 के स्टॉप लॉस से बना सकते हैं। ऊपर में 940, 960 के इसमें टारगेट्स बन सकते हैं। तो मुझे लगता है कि एक स्क्रिप्ट स्पेसिफिक व्यू रखना जरूरी है ये करंट मार्केट में। और यानी इंडेक्स के बाहर जो इंटरेस्ट होने वाला है तो वो ऐसे स्टॉक्स होंगे कि जो पूरे मार्केट को कवर करते हैं, इसलिए स्क्रिप्ट स्पेसिफिक व्यू होना बहुत जरूरी है। ऑलराइट, स्टॉक स्पेसिफिक मार्केट है और इसीलिए आपको अपनी ड्यूरेशन को लेकर बहुत क्लियरली चुनाव करना है आपकी खरीदारी का। लेकिन हमने आपके लिए कुछ रिसर्च भी यहाँ पर हम लेकर आए हैं, जहाँ पर पिछले 5 साल के दौरान बाजार ने जनवरी महीने में आखिर कैसा परफॉर्म किया है, किस तरह के इंडेक्स, सेक्टर्स और शेयरों ने अच्छा रिटर्न आपको दिया है, वो हम आपको दिखा देते हैं। इसकी तमाम डिटेल्स दे रहे हैं हमारे सहयोगी जयेश। जनवरी का महीना काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा है मार्केट्स के लिए। अगर आप फ्रंटलाइन इंडेक्स की बात करें तो बहुत ज़्यादा बड़ा मूवमेंट नहीं देखने को मिला है ऑन क्लोजिंग बेसिस, बट आप इंट्रा वॉलेटिलिटी की बात करें जो जनवरी के महीने में पिकअप होती है वो काफ़ी बड़ी है। निफ्टी और निफ्टी बैंक का हल्का सा हरा निशान दिखा के बंद हुए हैं पिछले 5 सालों में, और स्मॉल और मिड कैप इंडेक्स में थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली है। हालांकि ये सारे नंबर्स 1% के आसपास ही बिलोंग करते हैं। इंडिविजुअल सेक्टर्स की अगर मैं बात करूं तो सिर्फ निफ्टी आईटी इंडेक्स एकमात्र ऐसा सेक्टर है जो ऊपर गया है। 3-3.5% की एवरेज रिटर्न हमने देखी है। 4 टाइम ये लास्ट 5 में से हरा निशान दिखाया है इसने, और बाकी सारी इंडिसेस जो है वो नीचे की तरफ गई है। वो निफ्टी फार्मा हो, ऑटो इंडेक्स हो, पीएससी बास्केट या पीएसयू बैंक इंडेक्स भी हो, 1% से लेके 5% की गिरावट देखने को मिली है। बट वॉलेटिलिटी जो है मैं बात कर रहा था वो जनवरी के महीने में पिकअप होती है। इंडिया विक्स इंडेक्स जो है 5 साल का एवरेज उसका 23% के लगभग है, और 10 साल का एवरेज जो है 18% का एवरेज बढ़ोतरी दिया है।
ये इंडेक्स ने। सो क्लियरली प्रूव करता है कि वॉलेटिलिटी जो है वो जनवरी का विनर रह चुके हैं। इंडिविजुअल स्टॉक्स की अगर मैं बात करूं तो जो स्टॉक गेनर्स है, चंबल फर्टिलाइजर और रैडिको खैतान ने डबल डिजिट रिटर्न दिए हैं शेयर होल्डर्स को इस महीने में। और अगर मैं लूजर्स की बात करूं तो बहुत सारे बड़े नाम नहीं हैं इसमें। रेलिगेयर एंटरप्राइजेस, डिश टीवी, ईकेसी, इंजीनियर्स इंडिया और बामा लॉरी ऐसे कुछ नाम हैं जिन्होंने 8% से लेकर 16% की गिरावट देखी है जनवरी के महीने में। बिल्कुल। तो आशीष जी, आप मुझे बताइए कि इस परफॉर्मेंस को देखते हुए, क्योंकि अब हम इस तरह के माहौल में हैं जहां पर थर्ड वेव हम देख रहे हैं, हम उससे गुजर रहे हैं, और अब बहुत ज़रूरी हो गया है ये सोचना, ये समझना कि अब जो वेव आई है इसकी कमज़ोरी कंपनियों की बैलेंस शीट पर हम कितनी पड़ते हुए देखेंगे। इसका आकलन आपने कैसे किया है? वो कौन सी कंपनियां हैं जो बैलेंस शीट के लिहाज से आपके रडार पर हैं? जी, मेरा मानना है कि आज जैसे रिकॉर्ड नंबर ऑफ केस यूएस में आए, 1 मिलियन केस हुए हैं रिकॉर्ड वहां पर रजिस्टर, बट उसके बावजूद भी मार्केट्स में कोई घबराहट नहीं है। तो ऐसा क्योंकि मानना चाह रहा है कि इस बार की वेव में जो नंबर ऑफ डेथ्स है वो सेकेंड वेव से काफी कम है, तो इसलिए इसको फैक्टर इन कर लिया गया है। तो मेरा ये मानना है कि दो स्टॉक जो हमने आइडेंटिफाई किए हैं जो फंडामेंटली भी अच्छे नजर आते हैं और इनको इस लेवल पे बाय किया जा सकता है। सबसे पहला स्टॉक रहेगा बलरामपुर चीनी। मेरा मानना है कि जो शुगर के सेक्टर के स्टॉक्स हैं ये 2022 के स्टार परफॉर्मर रहने वाले हैं। तो उसका रीजन यही है कि जो इथेनॉल ब्लेंडिंग का जो नए फॉर्मूले आ रहे हैं और जो गवर्नमेंट एक्सपेडाइट कर रही है, तो क्योंकि क्रूड में जितना तेजी आया है उसे कॉम्पेंसेट करने के लिए वो जितना ब्लेंडिंग बढ़ाएंगे उतना उनका इंपोर्ट बिल कम होगा। तो बलरामपुर चीनी अपनी कैपेसिटी ऑलरेडी 1.8 टाइम्स कर रहा है इथेनॉल का, तो ये बड़ा बेनिफिशियरी रहेगा। इसके अलावा ग्लोबली भी ये देखा जाए तो शुगर के जो स्टॉक्स के शुगर का जो इन्वेंट्री है वो काफी कम लेवल पर है। तो गवर्नमेंट ने चूंकि अब शुगर का एक्सपोर्ट भी अलाउ कर दिया है तो उसका भी बेनिफिट बलरामपुर चीनी जैसी कंपनी को मिलने वाला है। और इसके अलावा इस स्टॉक में एफआईज अपनी हिस्सेदारी कंटिन्यूस बढ़ा भी रहे हैं, तो इस स्टॉक पे नजर रखी जा सकती है। दूसरा स्टॉक रहेगा मेरा जो पसंद है वो हाइकल लिमिटेड। मेरा मानना है जो स्पेशलिटी केमिकल कंपनीज या जो फार्मास्यूटिकल के लिए जो एपीआई बनाती है कंपनियां, उनमें बिल्कुल अब दोबारा से रुझान देखने को मिल रहा है। और हाइकल अभी भी वो स्टॉक है जो 52 वीक हाई उसका करीब 740 था और अभी भी स्टॉक ये 540 रुपए के आसपास में मिल रहा है। और बिल्कुल स्पेशलिटी केमिकल या फार्मा एपीआई के क्षेत्र की अग्रणी कंपनी है, तो इसको भी अपने निवेश के लिए इस एटलीस्ट एक क्वार्टर के लिए अपनी पोर्टफोलियो में जगह दी जा सकती है। चलिए, तो वीआईपी शेयरों की अक्सर हम बात करते हैं जहां पर मुनाफा कमाने वाले शेयर आपको सुझाते हैं हमारे एक्सपर्ट्स। तो आशीष महेश्वरी के तरफ से दो स्टॉक्स की रिकमेंडेशन आई है जिसमें बलरामपुर चीनी है, और आज भी हमने अच्छा खासा तेजी का रुझान स्टॉक में देखा है, लेकिन आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा 400 का और टारगेट यहां पर 500 का रिकमेंड किया जा रहा है आशीष महेश्वरी की तरफ से। और हिका लिमिटेड भी इनकी पिक है जहां पर 500 का स्टॉप लॉस और टारगेट आपको दिया जा रहा है 700 का। मंदार जी के पास में जाऊं उससे पहले एक अहम खबर, इनफैक्ट हमारी एक्सक्लूसिव खबर जो बताए दर्शकों को, नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी ने बैड लोन कम करने के लिए अपनी पहल की शुरुआत कर दी है। और किस तरह से ये शुरुआत की गई है, चरणबद्ध तरीके से कैसे इसमें आगे बढ़ा जाएगा, तमाम डिटेल्स हमारे सहयोगी दे रहे हैं अंकुर मिश्रा। यह नेशनल एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनी या NARCL अपनी प्रोसीडिंग्स बहुत जल्द शुरू कर सकता है, और हमें जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक NARCL करीब 90,000 करोड़ रुपए के बैड लोन्स का ट्रांसफर इसी महीने के अंत तक कंप्लीट कर सकता है, जिसमें SBI के 20,000 करोड़ रुपए के NPS शामिल हैं, पंजाब नेशनल बैंक के 8,000 करोड़ रुपए के NPS शामिल हैं, और साथ ही साथ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के 7,800 करोड़ रुपए के NPS शामिल हैं। बैंकों को ये जो बैड लोन्स का ट्रांसफर होगा उसके बाद राइट बैक मिल सकता है इसी क्वार्टर में, और उसका कारण ये है कि जो 100% प्रोविजनिंग है वो बैंकों ने ऑलरेडी की हुई है इन बैड लोन्स पे,
तो इसलिए जो भी अमाउंट उनको भले ही छोटा सही जो मिलेगा वो बुक्स पर दिखेगा। जो स्ट्रक्चर है वो इस तरीके से रखा गया है कि 15% जो वैल्यू होगा बैड लोन्स का वो कैश में मिलेगा और 85% सिक्योरिटी रिसिप्ट्स में दिया जाएगा। हालांकि ओवरऑल जो वैल्यूएशंस है बैड लोन्स का उस पर अभी फाइनल मोहर लगना बाकी है और उस पर बातचीत चल रही है। लेकिन गवर्नमेंट ने सिक्योरिटी रिसिप्ट्स पर 30,600 करोड़ रुपए की गारंटी ऑलरेडी दी हुई है। आपको याद होगा NARCL पिछले साल अगस्त के महीने में इनकॉर्पोरेट किया गया था और इसका एक ही मकसद था बैड लोन्स को टैकल करना। चलिए, तो ये हमारी एक्सक्लूसिव खबर, लेकिन उससे पहले आशीष मैं चाहती हूँ कि आप HUL पर अपनी प्रतिक्रिया दे दें, जहाँ पर उनके सामान की बिक्री को एक बार फिर से लागू कर दिया जाएगा। जिस तरह से हम देख रहे थे गतिरोध चल रहा था HUL और कॉलगेट के प्रोडक्ट्स पर, जो प्राइस स्टेबलाइजेशन की बात हो रही थी डिस्पैरिटी के चलते, अब ये जो पूरा मामला है एक बार फिर से इसको आयन आउट करने की कोशिश की जा रही है, जहां पर सप्लाई जो है 1 जनवरी से जो रोक लगी थी उसको हटा दिया गया है। इस फैसले को आप कैसे देखते हैं और इस गतिरोध का जो भी इम्पैक्ट पड़ा है FMCG स्टॉक्स का ओवरऑल व्यू तो मैं आपसे चाहती हूं, क्योंकि एक तरफ से हम देख रहे हैं कि रूरल डिमांड में गाज पड़ती हुई दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से यहां पर काफी प्रेशर भी आएगा FMCG स्टॉक्स पर। ओवरऑल इस खबर का इम्पैक्ट और इस सेक्टर पर आपका व्यू? जी, तो बिल्कुल एक प्रॉब्लमैटिक इशू था, जहाँ पे महाराष्ट्र के बाद में 4 और स्टेट के डिस्ट्रीब्यूटर्स ने ऑनलाइन और ऑफलाइन का को लेकर इशू को लेकर प्राइस पैरिटी को लेकर इन दोनों प्रोडक्ट्स का, कंपनियों के प्रोडक्ट का बाइकआउट का प्लान किया था। तो इनफैक्ट और ये जो चारों स्टेट्स हैं बिल्कुल एक बड़े मार्केट है इन दोनों कंपनियों के लिए। तो मेरा मानना है जैसे ही गतिरोध खत्म होता है तो बिल्कुल ये पॉजिटिव है इन दोनों स्टॉक्स को लेकर। बट मेरा इसमें एक सेकंड ओपिनियन भी है कि स्टॉक्स में जो गिरावट आई थी वो इन फैक्टर्स को लेकर नहीं थी, बट ये सिर्फ स्टॉक्स की एक आगे आने वाली अपसाइड को ब्लॉक कर रहे थे। तो इस पर्टिकुलर क्वार्टर में जो भी नंबर्स थे इन कंपनियों के वो उम्मीद से बेहतर थे, और मेरा मानना है HUL एक आउट परफॉर्मर स्टॉक की तरह की और बिल्कुल आगे वाले आने क्वार्टर में भी इमर्ज हो सकता है। तो यदि कोलगेट और HUL में बात करें तो मेरा मानना है HUL एक अच्छा बैट रहेगा। इसके अलावा FMCG सेक्टर में भी मुझे कोई ऐसा नेगेटिव सेंटिमेंट नजर नहीं आता है। जितनी भी मेजर कंपनीज हैं, चाहे वो मैरिको हो या गोदरेज कंज्यूमर हो या HUL हो, सब डबल डिजिट ग्रोथ की, वॉल्यूम ग्रोथ की बात कर रहे हैं, जो काफी पॉजिटिव है। बट चूंकि वैल्यूएशन स्ट्रेस्ड है तो इसके कारण से स्टॉक्स में अभी एक कोई बड़ा मोमेंटम देखने को नहीं मिल रहा है। बट ये जो डेवलपमेंट हुआ है ये पॉजिटिव है और सेक्टर का आउटलुक भी पॉजिटिव है 2022 के लिए। बिल्कुल। चलिए, मेरे पास समय ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। मंदार डिस्कनेक्टेड थे, तो अब मेरे ख्याल से वो हमें एक बार फिर से लाइन पे मिल गए हैं। मंदार, समय खत्म हो गया है, लेकिन आपके VIP शेयर्स की रिकमेंडेशंस में जानना चाहती हूँ। मंदार, आप शायद म्यूट पर हैं। कविता जी, 3 स्टॉक्स हैं। पहला स्टॉक है बलराम चीनी, एक बढ़िया सा ब्रेकआउट बना है, आज बड़े वॉल्यूम्स के साथ भी ट्रेड कर रहा है। 398 का रेजिस्टेंस ब्रेक करके ऊपर भी क्लोज हुआ है, तो इसमें एक बाय बनेगा। 390 का स्टॉप लॉस होगा, ऊपर में 540 का टारगेट होगा। दूसरा है द्वारिकेश, इसमें भी एक बढ़िया सा ब्रेकआउट आज बना है। शुगर स्टॉक्स बढ़िया वॉल्यूम के साथ ट्रेड कर रहे, तो ये 2 टॉप पिक्स हैं शुगर में से। तो द्वारिकेश में स्टॉप लॉस होगा 77 का और ऊपर में टारगेट होगा 120 का। और तीसरा है कोफोर्ज ने एक बड़े कंसोलिडेशन के बाद आज ब्रेकआउट जनरेट किया है, तो इसमें एक बाय बनेगा। शॉर्ट टर्म का व्यू है ये, स्टॉप लॉस होगा 6000 का और ऊपर में टारगेट होगा 6300 का। चलिए, तो यहाँ पर ये थी मंदार जी की रिकमेंडेशन, और उम्मीद करते हैं कि तमाम दर्शकों ने इसको नोट कर लिया हो, क्योंकि इन स्टॉक्स में हमारे एनालिस्टों के मुताबिक आपके पास है मुनाफे का सौदा। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस खास पेशकश में आज शामिल होने के लिए। कल की तैयारी में मुझे भी इजाज़त दें। नमस्कार।